हेलो स्टूडेंट, एनटीए आईआईटी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। और अगर किसी का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करने का ये बेस्ट मेथड है। या आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किन किन पॉइंट्स को हमें लर्न करना होता है, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है कि वो ऑर्गेनिक में पढ़ते बहुत कुछ है बट उनको क्वेश्चन को मतलब सही करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है वो लर्न होने चाहिए। तो देखिएगा, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच रिएक्शन प्रोड्यूस 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट है ए, डाई इसका एक्वस केओच के साथ। तो देखो, सबसे पहले आपको जेम डाई हैलाइड गिवन है, और जब जेम डाई हैलाइड का रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ करेंगे बेटा तो ये NSR हो जाएगा, और NSR के वाया यहाँ पर भी OH यहाँ पर भी OH लगेगा, अनस्टेबल है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड पर ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है एल्डिहाइड पर ग्रिग्नियर रिएजेंट का जो एडिशन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर CH, यहाँ पर आपके पास CHOH और CH3 अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड में आपको साइक्लोहेक्सिन की फॉर्म में गिवन है। सबसे फर्स्ट आप देखो तो ये साइक्लोहेक्सिन है, इस पर सबसे फर्स्ट अटैक करना है HBr। तो आपको पता है एल्कीन पर HBr जो है EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनियो रूल। और मार्कोनियो रूल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा मोर क्राउडेड पर, तो ये मोर क्राउडेड पर अटैक करेगा। तो इसके वाया हमारे पास यहाँ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब इस पर रिएक्शन करना है अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ बेटा? अल्कोहलिक KOH के साथ। आपको पता है अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ये एलिमिनेशन होगा, और इस एलिमिनेशन के वाया यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा, और आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब बी में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो देखिएगा बेटा, सेकंड में आपके पास क्या बना? साइक्लोहेक्सिन। बेटा ये हेक्सेन नहीं था, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन आएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आ जाएगा सी में हैलाइड है, हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सबसे फर्स्ट बनेगा बेटा ग्रिग्नियर रिएजेंट। ये बन गया ग्रिग्नियर रिएजेंट। इसका रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड पर, तो आपको पता है इट इज द पार्ट ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पार्ट है, जहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये नेगेटिव पार्ट इस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या बनेगा वो बता दूं मैं आपको। C रिंग पे लग गया, यहाँ पे CH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो C आंसर भी आपका रॉन्ग है। डी में देखिएगा, पहले HI के साथ एल्कीन है, एल्कीन पर HI। तो बेटा आप जरा देखिएगा एल्कीन पर HI का, तो ये HI का जो रिएक्शन है वो है EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव, और मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर क्राउडेड पे जाके ऐड होगा। तो यहाँ पर ये मोर क्राउडेड पे जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ CH3 और यहाँ पर I आ जाएगा बेटा। अब रिएक्शन करना है एक्वस। अब की बार एक्वस के साथ है बेटा, जबकि पहले एल्कोहलिक के साथ थी। अगर हम एक्वस KOH के साथ करेंगे तो एक्वस KOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR। वो एल्कोहलिक है, एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक्वस NSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है। NSR होगा तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं भी ऑर्गेनिक में अल्कोहलिक KOH आता है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, और एक्वस KOH आता है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR। तो बताइएगा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। आपको बताना है कि इनमें से ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHOH 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 और CHOH। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड है तो ये 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए था, 2,4-DNP के साथ। ये आपके सिप बेस के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए था, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये सब NAR है और कार्बोनिक कंपाउंड का मेन रिएक्शन NAR है। बट ग्लूकोज जो होता है वो इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन क्या है, बताओ इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यह है कि ग्लूकोज के अंदर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नंबर 1 एल्डिहाइड और नंबर 5 अल्कोहल जो है वो आपस में कंबाइन होकर हेमी एसीटेल रिंग बना लेते हैं, अर्थात एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये साइक्लिक रिंग बन गई, अर्थात हेमी एसीटेल साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और हेमी एसीटेल साइक्लिक रिंग जो होती है, इस रिंग के अंदर आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं रहता। तो जो इसकी स्ट्रेट लाइन है, जो इसकी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रेट स्ट्रक्चर में तो आपका CHO ग्रुप जो होता है बेटा, वो CHO ग्रुप फ्री होता है, CHO ग्रुप फ्री होता है। बट जब ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तो इसका CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता, नो फ्री ऑफ CHO ग्रुप। तो यहाँ पर CHO ग्रुप फ्री नहीं होगा, और अगर CHO ग्रुप फ्री नहीं होगा तो ये NAR भी शो नहीं करता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज। इन एसिड्स की Ka की वैल्यू आपको बतानी है। तो इससे पहले मैं एक आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH, इसका एंटीलॉग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pk, अर्थात इसका एंटीलॉग। Ka का मतलब तो क्या है, Ka का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अर्थात एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और H+ प्रोटॉन है। तो इसका मतलब H+ आयन और Ka की वैल्यू सेम है। हम ऐसे बोलेंगे मोर एसिडिक अगर होगा, मोर एसिडिक, मोर डिसोसिएट और मोर Ka, तो जो मोर एसिडिक होगा वो मोर डिसोसिएट होगा, मोर डिसोसिएट होगा तो उसका Ka भी मोर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जो कि -M, -I, +I और +M होती है, अर्थात -M, -I, +I और +M, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बट आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऐसी कंडीशन पर भी ऐसे मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आपको यहाँ पर जो गिवन है वो है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टैंडर्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में EDG ग्रुप पैरा पर। तो आपको पता है EWG ग्रुप अगर होगा तो उसका +M होगा, और +M की वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं, ये डीस्टेबलाइज होगा, यहाँ से इसकी डीस्टेबिलिटी होगी, अर्थात इसको डीस्टेबलाइज करेगा। और जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, सॉरी ये EDG ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो इसका -M होगा, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर इसको क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होती है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर जो G है वो G क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो देखिएगा अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा।
फर्स्ट आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, और जब सैलिसिलिक एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा तो देखिएगा मैं यहाँ से इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा हूँ, तो ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। और बेटा इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज है। सेकंड के अंदर आपको पता है OH स्मॉलर इन साइज है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। OH जो है स्मॉलर इन साइज है, और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ध्यान दें, OH का साइज स्मॉलर होता है और स्मॉलर होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो फर्स्ट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बताओ उसको एडवांटेज मिली या डिसएडवांटेज। तो ये यहाँ से स्टेबलाइज हो गया बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड वाले के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर इसका +M मिलेगा, अर्थात ये इसको स्टेबलाइज नहीं क्या कर रहा है बेटा, डिस्टेबलाइज कर रहा है। थर्ड में देखो, थर्ड में यहाँ पर क्या हो जाएगी, वही इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बट पैरा वाले का +M की वजह से इसको डिसएडवांटेज मिल रही है। डी वाले में देखो, इधर से भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से भी 2 साइड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा यहाँ पर। और अगर 2 साइड से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ से बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, 4 के बाद में होगा फर्स्ट के बाद में होगा थर्ड, और थर्ड के बाद में होगा सेकंड, सबसे लीस्ट होगा। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो बेटा इसका आंसर बी राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोकार्बन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली बाय द वुड्स रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर मतलब इफेक्टिवली नहीं बनेगा। तो देखिएगा बेटा, वुड्स रिएक्शन होता है RX, इसका रिएक्शन जब हम 2 सोडियम के साथ करते हैं तो एल्किल हैलाइड के 2 मोल होते हैं, और यहाँ से RR + 2NaX, अर्थात इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्केन। ध्यान दे बेटा, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। ये केवल सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का ही बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा, अर्थात RR भी बनेगा, R' बनेगा और RR' बनेगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ से और 1 बनेगा क्रॉस से। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा बेटा, मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। और जो मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन है इनके अंदर इनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस डिफरेंस है तो नो या डज नॉट इजीली सेपरेट, और हम इनको इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते, इसलिए इट इज द नॉट बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात ये अनसिमेट्रिकल के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड नहीं है। तो हमें आपको इसमें वो बताना है जो अनसिमेट्रिकल एल्केन है। तो फर्स्ट वाला तो सिमेट्रिकल एल्केन है, यहाँ से सिमेट्रिकल है, सेकेंड भी सिमेट्रिकल है, थर्ड भी सिमेट्रिकल है, बट फोर्थ आपका सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इसमें आंसर डी होगा, क्योंकि डी का फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन से हो तो जाएगा बट इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उसके अंदर आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है, जबकि वुड्स से केवल सिमेट्रिकल एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ए इज, इस रिएक्शन में आपको बताना है प्रोडक्ट ए क्या है। तो बेटा ये डाइओल है, ये आपके पिनाकोल और पिनाकोलोन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से पिनाकोल है, ये आपका पिनाकोल है, और अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पिनाकोलोन, अर्थात डाइओल से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और इट इज द पार्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये एक आपके डिहाइड्रेशन का पार्ट है बेटा, जिसके अंदर रिमूव ऑफ वाटर होगा,
और 3 स्टेप्स में होगा। और यहाँ पर आपको पता है इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्ब कैटाइन, और माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन में सबसे पहले माइग्रेशन पीएच का, फिर एच का, और उसके बाद में मिथाइल का होगा। तो देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास फर्स्ट डाइओल ये है। तो देखिएगा बेटा, सबसे फर्स्ट आपका जो H प्लस आयन अटैक करेगा, अर्थात प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा जहाँ से बनने वाला कैटाइन स्टेबल है। तो आपको पता है ये वाला यहाँ से 1 2 3 डिग्री है, जबकि ये भी यहाँ से 3 डिग्री है। बोथ आर द 3 डिग्री, बट यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है, इसलिए यहाँ पर मोर स्टेबल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और पिनाकोल जो होता है बेटा वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं डाई टर्सरी अल्कोहल। डाई टर्सरी अल्कोहल। तो आपका जो डाई टर्सरी अल्कोहल होता है उसी को हम पिनाकोल बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा बेटा, ये सबसे फर्स्ट आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये स्टेप फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से रिंग का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। तो देखो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है कि अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा बेटा। जैसे ही ये रिंग एक्सपेंशन होगा, आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी। तो मैंने यहाँ से इस रिंग को एक्सपेंशन किया है। तो एक्सपेंशन की कंडीशन सुनना, ये बॉन्ड ब्रेक किया है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव इसको दे देगा। तो ये नेगेटिव यहाँ से जाके जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब बताओ मैं इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गई। तो मैंने इसको ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया। 5 मेंबर रिंग के जस्ट इस वाले कार्बन पे मैं 2 मिथाइल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आपका OH जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो यहाँ लगा दिया। आपको पता है हाईली स्टेबल ये कार्ब कैटाइन है, उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है, और डायरेक्ट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेंस से मोर होती है। तो ये इससे हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने जो प्रोटोनेशन किया था स्टेप नंबर 3, अब यहाँ से इसका डी प्रोटोनेशन होगा। ये प्रोटोन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके वाया आपके पास बताओ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके वाया आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको पिनाकोलोन बोलते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका रिएक्शन क्या, 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट हुआ, फैलिंग के साथ क्या पॉजिटिव टेस्ट हुआ। इसका मतलब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको पता है जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सभी 2,4-DNP टेस्ट को शो करते हैं। बट वो कह रहा है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन को ही शो करता है, और फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ओनली रिप्रेजेंटेड बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कीटोन भी इसका आंसर नहीं होगा, और अगर कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट है साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन में तो कीटोन है, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड है एसीटोन, एसीटोन में अगेन कीटोन है, फिर रॉन्ग है। अगला आता है नंबर थर्ड में है प्रोपियोन एल्डिहाइड। बिल्कुल प्रोपियोन एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ पर 2,4-DNP टेस्ट भी होगा और आपका फैलिंग सॉल्यूशन भी होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 एसीटोफिनोन। तो आपको पता है एसीटोफिनोन में कीटोन है, और अगर कीटोन है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अगला है एसीटैल्डिहाइड, बिल्कुल नंबर 5 में एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ पर बिल्कुल दोनों रिएक्शनें होगी। नंबर 6
नंबर 6 में आपको दे रखा है बेंजोफिनोन। आपको पता है बेंजोफिनोन में कीटोन है, और कीटोन है तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड में एल्डिहाइड तो है बट एरोमेटिक है, और एरोमेटिक बेंज एल्डिहाइड भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन शो नहीं करता। तो बताइएगा कितने कंपाउंड यहाँ पर दोनों रिएक्शनें शो कर रहे हैं? ओनली 1 and 2, 2 कंपाउंड, अर्थात प्रोपियोन एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आपके 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इंटीजर का है। हाउ मैनी कंपाउंड हैविंग हायर रेट ऑफ ESR देन बेंजीन। आपको बताना है इनमें से कितने कंपाउंड है जिनकी रेट ऑफ ESR के रेस्पेक्ट में बेंजीन से मोर है। तो आप देखिएगा बेटा ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी आपका EDG ग्रुप और एक बार बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, अब आप देखो EDG ग्रुप होगा तो इसका +M होगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आपको पता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका -M होगा। इस वजह से डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, इससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बताओ क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लेस होगा। तो अगर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लेस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके EDG ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा बेंजीन से मोर होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा बेंजीन से लेस होगी। तो ध्यान रखना ये SR में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होनी चाहिए, अर्थात EDG ग्रुप होना चाहिए जिसका +I हो सकता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है और +M हो सकता है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में मिथाइल लगा हुआ है जिसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, +I भी है। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से मोर होगी। Cl का +M है और -I है, बट बेटा यहाँ -I इज मोर डोमिनेंट +M, इसलिए ये एक्टिवेटर्स नहीं डीएक्टिवेटर्स होता है। थर्ड में यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगेगा बट इसका +I लगेगा, और +I की वजह से ये भी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। नंबर 4 में आप देखो यहाँ से इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इसका +I भी है, इस वजह से इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपेयर में मोर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर CH3COCl है, इसका -M है, और -M की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं बेटा डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ESR से लेस होगा। नेक्स्ट में NO2, बिल्कुल NO2 का भी -M है, तो यहाँ भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर भी ESR की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। CCl3 का -I होता है, इसलिए यहाँ पर भी ESR की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। नंबर 8 में मिथॉक्सी ग्रुप है जिसका +M है, और आपको पता है अगर +M है तो यहाँ पर इंक्रीज क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ESR की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से मोर होगी। यहाँ पर भी इसका -M है तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। और I के अंदर हेलोजन का +M है, -I है, बट -I डोमिनेंट +M है, इसलिए यहाँ पर भी ये डीएक्टिवेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, और डीएक्टिवेटर्स की तरह बिहेव होने की वजह से ESR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो यह भी आपका रॉन्ग है। तो बताइएगा कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से मोर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर होगा 4, अर्थात 4.00। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एम नंबर ऑफ क्रेल कार्बन इन एम एक्स। इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ क्रेल कार्बन क्या है। तो पहले तो बताइएगा क्रेल कार्बन की डेफिनेशन क्या है। एक कार्बन ऐसा जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट हो, अर्थात 4 सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होने चाहिए, 4 सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट। तो जिसके चारों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होते हैं उसको हम क्रेल कार्बन बोलते हैं। तो बताओ इसमें क्रेल कार्बन कितने हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्रेल कार्बन, ये क्रेल कार्बन, ये क्रेल कार्बन, ये भी क्रेल कार्बन, ये क्रेल कार्बन और ये भी क्रेल कार्बन। अर्थात जहाँ पर भी आपकी 2 रिंग कंबाइंड हो रही है वो क्रेल कार्बन का पार्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो एक्स की वैल्यू बेटा 6 है, अर्थात यहाँ पर टोटल 6 क्रेल सेंटर है। एन में आपको ये गिवन है, इसमें बताना है नंबर ऑफ जी आई इन एन, इसमें कितने जी आई है। तो आपको पता है जी आई इन एल्केन अर्थात डबल बॉन्ड पर जी आई होती है और जी आई इन साइक्लो एल्केन पर भी होती है और जी आई इन आपके जो है एल्काडाइन अर्थात एलिन्स पर भी होती है। इस तरह से जी आई डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होती है। बट हम देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन है और एल्केन है, तो हम 2 के लिए डिस्कस करेंगे, जी आई इन एल्कीन और जी आई इन साइक्लो एल्केन। जी आई इन एल्कीन के लिए आपके जो मतलब हर कार्बन पर अर्थात एक ही कार्बन पे लगे हुए बोथ जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ईच sp2 कार्बन कंटेन बोथ सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट, दोनों सब्स्टिट्यूटेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और साइक्लो एल्केन के अंदर भी यही कंडीशन है कि ईच sp3 कार्बन हैव 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। तो अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर तो ये हो गया। इसमें देखिएगा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और इस पर लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया। तो 2 आइसोमर्स यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से हो जाएंगे। और आप देखो ये साइक्लो एल्केन है और साइक्लो एल्केन में इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आपका रिंग हो गया। तो 2 यहाँ से हो जाएंगे। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 2 6। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 आइसोमर्स हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर जी आई के टोटल जो 6 होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांस 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 ट्रांस, फिर ट्रांस ट्रांस सिस, यहाँ पर ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिस। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांस सिस ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस, यहाँ पर सिस और यहाँ पे ट्रांस। इसके अलावा सिस सिस सिस, यहाँ भी सिस, यहाँ भी सिस और यहाँ पर भी सिस, तीनों जगह सिस हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर सिस, यहाँ पर सिस और यहाँ पर ट्रांस, या ऐसा भी हो सकता है सिस ट्रांस सिस। इस प्रकार से टोटल 6 आइसोमर्स होंगे। अब आप देखो यहाँ पर 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो सर मैंने यहाँ 2 की पावर n इक्वल टू 3 अर्थात 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बेटा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अर्थात ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 2 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 6 है, y की वैल्यू भी 6 है। तो बताओ द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, तो 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1.00। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 1.00। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एम एक एल्काइन है, H2 प्लस आयन आई अर्थात इसका रिडक्शन करना है। ये बनेगा इसका Cl2 प्लस H के साथ अर्थात क्लोरीनेशन करना है। और क्लोरीनेशन का मतलब FR/SR फ्री रेडिकल। एन बनेगा, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। तो एम पॉसिबल एल्काइन, तो आपको बताना है राइट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ एम और एन। आपको एम और एन की वैल्यू का सम करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो एम क्या है, पॉसिबल एल्काइन। तो यहाँ से इसका रिडक्शन किया है, ये बना है। तो हमें पता है कि जब इसका हमने रिडक्शन किया है तो रिडक्शन के अंदर ओनली बॉन्ड
ही का रिडक्शन होता है, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो इसके अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है? तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ लग जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है। आपको पता है यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा यहाँ पर m की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी हो गई? 3। अब वो कह रहा है कि इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है, इसका मोनोक्लोरिनेशन। तो बताओ इसके मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो हमें यहाँ पर चेक करना है नंबर, मतलब टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि जितने टाइप के हाइड्रोजन एटम होंगे उतने टाइप का यहाँ मोनोक्लोरिनेशन होगा। तो आप देखिएगा ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 4 डिग्री है। इसका मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। अब आप जरा देखो, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री तो आपका प्रोक्सिस है, और सॉरी ये भी तो 1 डिग्री है और ये भी तो 1 डिग्री है। अब आप देखो अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोडक्ट तो बनेगा इस पर A पर, एक प्रोडक्ट आपका बनेगा B पर। आपको पता है 4 पर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री पर हाइड्रोजन नहीं है। एक बनेगा इस वाले 1 डिग्री पर। तो अब आप देखो इस वाले 1 डिग्री और इस वाले 1 डिग्री में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ अटैच है और ये वाला 1 डिग्री 4 डिग्री के साथ अटैच है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर C है तो यहाँ पर भी C होगा। अब आप देखो नेक्स्ट ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री वन साइड 4 डिग्री के साथ अटैच है और वन साइड 2 डिग्री के साथ अटैच है, जबकि ये वाला 2 डिग्री वन साइड 4 के साथ है, वन साइड 1 डिग्री के साथ है। इसका मतलब ये वाला आपका जो 2 डिग्री है वो इस वाले 2 डिग्री से डिफरेंट है, तो इसका मतलब एक ये बनेगा। अब आप देखो कितने हो गए? A B C D। ये वाले 2 डिग्री की मैं बात करूं तो ये 2 डिग्री वन साइड 1 डिग्री से अटैच है, वन साइड 2 डिग्री से अटैच है, जबकि ये वाला 2 डिग्री 4 डिग्री से और 1 डिग्री से अटैच है। इसका मतलब ये वाला 2 डिग्री इन दोनों 2 डिग्री से डिफरेंट है, तो एक आपका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट ये 1 डिग्री। आपका देखो ये वाला 1 डिग्री और इस 1 वाले डिग्री में भी डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों? कि जैसे हम यहाँ पर क्लोरो लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, जबकि इसमें क्लोरो यहाँ से लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो एक यहाँ से बनेगा। तो बताओ टोटल कितने टाइप के हाइड्रोजन है? यहाँ पर टोटल 6 टाइप के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल जो N की वैल्यू आएगी वो भी 6 हो जाएगी। तो बताओ राइट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ M प्लस N। 6 + 3 = 9.00। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 9 होगा। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कई बच्चों को डाउट होगा यहाँ से, तो मैं इनका बोथ स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, एक तो क्लोरो, एक इस वाले पे बना देता हूँ, ये क्लोरो बना दिया। अब बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा? अगर हम इसका IUPAC नेम करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और 6, और अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो यहाँ पर 4 डाई मिथाइल है, जबकि यहाँ पर 3 डाई मिथाइल है। इसका मतलब ये दोनों आपके डिफरेंट आइसोमर्स है। तो ये तो बना है किससे? आपके ऐप से, और ये वाला किससे बना बेटा? आपके ए से। ऐसे ही इस 2 डिग्री से, इस वाले 2 डिग्री से और इस वाले 2 डिग्री से भी अलग अलग बनेंगे, इस वाले 1 डिग्री से अलग बनेंगे। तो यहाँ पर N की वैल्यू 6 होगी और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.00। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।